नमस्ते बच्चों, हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हम आगे बढ़ें उससे पहले एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। इसका जो डिलीटेड पार्ट है या रिमूव्ड पार्ट है वो कौन सा है, जो इस साल सीबीएसई के सिलेबस के अंदर एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। आप अपने माइंड में रखिएगा। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फिन, फॉस्फिन मतलब PH3। सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का जो मेथड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाला, वो रिमूव हो गया है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर ओनली, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं उनके केवल स्ट्रक्चर्स को ही रिमूव किया गया है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहेंगे। फॉस्फोरस के अंदर जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं उनको रिमूव कर दिया गया है। कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, जिसके अंदर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, एलिमेंट्री आइडिया ओनली, उसको रिमूव किया है। हम ग्रुप 15 के अंदर चल रहे थे और ग्रुप 15 में एलिमेंट्स के कंपाउंड्स, प्रिपरेशन, मेथड्स, प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसकी स्टडी कर रहे थे। एक बार फिर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके EH3 टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे NH3, PH3, ASH3 एट्सेट्रा। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ख़ास तौर से जैसे जैसे हम ग्रेजुअली नाइट्रोजन से बिस्मुथ की तरफ मूव करते जाएंगे तो इनके हाइड्राइड की रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है या रिड्यूसिंग एजेंट वाली जो नेचर है वो इंक्रीज होती जाएगी। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद में फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का बॉन्ड थोड़ा सा वीक है, तो जो बॉन्ड है उसकी वीकनेस इंक्रीज होती जाएगी। या यूँ हम कहें तो अमोनिया यानी NH3 वो इजीली हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, बल्कि BiH3 इजीली हाइड्रोजन रिमूव करेगा। तो उससे हमें क्या पता लगेगा कि जो रिड्यूसिंग नेचर है वो BiH3 की सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो अमोनिया की सबसे ज़्यादा है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसके पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट कर सकता है। तो बेसिसिटी, यहाँ देखो वर्ड लिखा है बेसिसिटी, वो बेसिसिटी वर्ड एक्चुअल में गलत है, यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस इन ऑर्डर ऑफ अमोनिया, देन PH3, देन ASH3, देन SbH3 एंड BiH3। फिर हम आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, E2O3 एंड E2O5 के। ध्यान देना, नाइट्रोजन 6 तरह के ऑक्साइड्स बना सकता है, जिसमें +1 से लेकर के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक के होंगे। और एक ख़ास बात, नाइट्रोजन अपनी कोवलेंसी को 4 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता है। रीज़न क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास में d ऑर्बिटल नहीं होता है, केवल S और P ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक S ऑर्बिटल और 3 P ऑर्बिटल, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए कोवेलेंसी 4 तक ही लिमिटेड रहती है। फिर जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ऑक्साइड के अंदर उस एलिमेंट का, तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। और एक ख़ास बात है कि जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको पता है कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता जाता है और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। इससे क्या होता है? आपको पता है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हैं। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होंगे, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करोगे तो आर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होंगे और बिस्मथ का जो ऑक्साइड है वो प्रीडोमिनेंटली बेसिक नेचर का होगा। फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन के साथ में रिएक्शन करके EX3 एंड EX5 टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे।
ध्यान देना EX3 के अंदर एलिमेंट के ऊपर sp3 हाइब्रिडेशन होता है, एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होंगे। जैसे आपने अमोनिया की स्ट्रक्चर देखी थी, नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े और एक लोन पेयर, बस ऐसा कैसा NCl3 की भी स्ट्रक्चर होगी, वहाँ पर भी एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर होंगे। और EX5 ध्यान देना, नाइट्रोजन EX5 टाइप के कंपाउंड्स नहीं बनाता है क्योंकि कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन फॉस्फोरस और आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बना सकते हैं। ऐसे में EX5 में E पर जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3d, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी या शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और EX3 टाइप के हैलाइड्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, पिरामिडल। फिर हम देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। मेटल के साथ में करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड वगैरह बनते हैं। अब ये फार्मूला क्या होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मेटल है उस पर चार्ज कौन सा है। अगर +1 वाला है, जैसे सोडियम है, तो वो नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन होकर के सोडियम नाइट्राइड बनाएगा, उसका फार्मूला Na3N होगा। आपको पता है कि वैलेंसी को क्रॉस करके फार्मूले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कैल्शियम कंबाइन होता है नाइट्रोजन के साथ में तो फार्मूला Ca3N2 होगा। सिमिलरली फास्फोरस के साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में सोडियम का फॉस्फाइड Na3P होगा और सोडियम का कैल्शियम का फॉस्फाइड Ca3P2 टाइप का होगा। इसी तरह से आगे के कंपाउंड्स भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है डाई नाइट्रोजन यानी N2। प्रिपरेशन के मेथड्स, पहला तो ये है कि जो डाई नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर 78% बाय वॉल्यूम क्वांटिटी में मिलती है, तो एयर को लिक्विफाई करके और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी नाइट्रोजन को बनाया जा सकता है। सेकंड, लेबोरेटरी के अंदर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के एक्वस सॉल्यूशन को आपस में रिएक्शन करेंगे तब भी नाइट्रोजन और साथ में बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे। और अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके भी नाइट्रोजन गैस बनाई जा सकती है। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला NH4 2Cr2O7। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो वहाँ पर जो पोटेशियम है उसकी जगह आपको अमोनियम रखना है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रहेगा। फिर बेरियम एजाइड, उसको हीट करके भी नाइट्रोजन बनाई जा सकती है। देखो, बेरियम एजाइड एक तरह का ये सॉल्ट है जो हाइड्रोजोइक एसिड से बना है, और हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HN3। तो जो HN3 है इसमें N3, अगर मैं कहा ये एसिड है, इसका मतलब H पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा तो N3 नेगेटिव, जहाँ पर 3 सबस्क्रिप्ट है, तो ये एजाइड आयन होगा। 9th क्लास के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इससे बने कंपाउंड एजाइड्स होंगे, उसको हीट करेंगे तब भी नाइट्रोजन गैस बनेगी। प्रॉपर्टीज़ में नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं, N14 एंड N15, और कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है। और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से रूम टेम्परेचर पर ये एक तरह से इनर्ट गैस का बिहेवियर शो करती है। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दोनों ही गैसेस जाती है, लेकिन रिएक्शन केवल ऑक्सीजन करती है, नाइट्रोजन इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से हाई एनर्जी चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए। लेकिन हाई टेम्परेचर पर एयर के अंदर ये जैसे लिथियम, मैग्नीशियम मेटल्स हैं, इनको हीट किया जाता है या जलाया जाता है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ में ये मेटल्स रिएक्शन करती हैं, तो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड एंड नाइट्राइड बनाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिएक्शन के अंदर नाइट्राइड के फार्मूले बताए हुए हैं। Li3N ये लिथियम का नाइट्राइड और Mg3N2 मैग्नीशियम का नाइट्राइड। फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब रिएक्शन होती है तो अमोनिया बनता है। ये देखो डेल्टा H के लिए नेगेटिव वैल्यू है जो इंडिकेट करता है कि ये एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
लेकिन ध्यान देना स्टार्टिंग में कुछ टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है ताकि रिएक्शन को एक्टिवेट किया जा सके, ताकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो सके। एक बार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तो फिर एनर्जी रिलीज़ होना स्टार्ट होगी। फिर अगली रिएक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की। उनको हीट करोगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है NO, जिसके अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। फिर डाई नाइट्रोजन के यूजेस दिए हुए हैं, इन पर नज़र घुमानी है आपको। ध्यान देना बच्चों, एग्जाम्पल्स और इंटेक्स क्वेश्चन भी आपको अपने लेवल पर करना है। नेक्स्ट सब हेडिंग आ रहा है अमोनिया यानी NH3 प्रिपरेशन। देखो नेचर के अंदर आपको पता है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके थ्रू यूरिया नेचर के अंदर मिलता है। उसका जब डिकम्पोजिशन होता है या पहले ये वाटर के साथ कंबाइन होकर के अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, फिर डिकम्पोज होकर के अमोनिया गैस बनाता है। साथ में वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन करना है लेबोरेटरी के अंदर तो अमोनिया का कोई सा भी आप सॉल्ट ले लीजिए और उसको कंपैरेटिवली स्ट्रोंगर बेस के एक्वस सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करेंगे तो अमोनिया गैस बनेगी। जैसे यहाँ रिएक्शंस दे रखी हैं, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनकी रिएक्शन होगी तो अमोनिया और कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा। इसी तरह से अमोनियम सल्फेट, उसको ट्रीट किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो अमोनिया और सोडियम सल्फेट बना। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना कि अमोनियम सल्फेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, तब भी अमोनिया बनेगी और कैल्शियम का सल्फेट बनेगा। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, अमोनिया बनेगी और सोडियम क्लोराइड बनेगा। फिर लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन करना है तो हेबर प्रोसेस से किया जा सकता है, और ये हमने पिछले साल भी पढ़ा था। आपको पता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बनती है, जिसमें आयरन को कैटालिस्ट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब इसको बनाने के लिए जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसका फ्लो डायग्राम हम देखते हैं। इसके अंदर जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को एक चैम्बर के अंदर पास किया जाता है, जहाँ पर हाईली इनको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने पर क्या होगा, वॉल्यूम रिड्यूस होगा और हाई अमाउंट हीट एनर्जी का रिलीज़ होगा, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद में इसको पास किया जाता है कैटालिस्ट के चैम्बर से, जिसके अंदर आयरन के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड ये होते हैं। इसमें अमोनिया बनती है। बच्चों ये ध्यान रखना कि ये अमोनिया का जो प्रोडक्शन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं। यहाँ आप देख रहे हो तीनों तरह की गैसेस होती हैं। फिर इनको कूल एंड कंडेंस किया जाता है तो क्या होता है, अमोनिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की वजह से ये पहले लिक्विफाई हो जाता है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में ही रहते हैं। इनको वापस से पंप के थ्रू एब्जॉर्ब करके निकाल लिया जाता है और उसको वापस से साइकिल के अंदर पास कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़, अमोनिया की प्रॉपर्टीज़। अमोनिया के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्ड का एंगल 107.8 डिग्री और एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं। नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। बॉन्ड लेंथ 101.7 पिकोमीटर। पंजेंट स्मेल की ये गैस है और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम है इसके। फिर इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक बात और है कि जब इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। लेबोरेटरी के अंदर जो आप अमोनिया सॉल्यूशन देखते हैं वो एक्चुअल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ही सॉल्यूशन होता है। अमोनिया को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ में पार्शली वो आयोनाइज भी हो जाता है, यानी अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, और इसी का इस्तेमाल किया जाता है क्वालिटेटिव डिटेक्शन के लिए। जैसे कि आयरन आयन है, जिंक आयन है, सिल्वर आयन है, कॉपर आयन है, इनको डिटेक्ट करना है तो उसके लिए अमोनिया सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा रेडिकल चार्ट के अंदर आयरन 3rd ग्रुप के अंदर आता है, जिंक 4th ग्रुप के अंदर आता है, इसी तरह से कॉपर 2nd ग्रुप के अंदर आता है और सिल्वर 1st ग्रुप के अंदर आता है।
तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए अमोनिया का सॉल्यूशन या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे लिए यूज़फुल है। अब जैसे इसके अंदर जो रिएक्शंस दी हैं उन रिएक्शन पर आप नज़र घुमाइए। फेरिक क्लोराइड, उसको जब ट्रीट करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो ब्राउन पीपीटी बनता है, वो फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। तो ये ब्राउन पीपीटी बनने से हमको ये पता लग जाता है कि इसके अंदर थर्ड ग्रुप है, और ब्राउन पीपीटी से पता लग रहा है कि वो आयरन का है। इसी तरह से फोर्थ ग्रुप के अंदर जिंक सेकेंड आयन होता है। तो जिंक का कोई सा भी आप सॉल्ट लेकर के जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट करते हो तो जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी बनता है। इसी तरह से कॉपर को डिटेक्ट करना है, कॉपर सेकेंड आयन को, तो जैसे कि हमने पहले भी एक्सपेरिमेंट देखे हुए हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में या कॉपर के किसी और सॉल्ट के सॉल्यूशन में जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं या अमोनिया गैस पास करते हैं तो डीप ब्लू कलर आता है। अब ये डीप ब्लू कलर किस वजह से आता है? इसमें कॉपर और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनता है CuNH3 2 पॉजिटिव, ये डीप ब्लू कलर का होता है। इसी तरह से सिल्वर का कोई सॉल्ट लें, सोल्यूबल सॉल्ट, और उसको हम क्लोराइड के साथ में ट्रीट करें तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन जब इसके अंदर अमोनिया सॉल्यूशन पास किया जाता है तो कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ये वापस से डिज़ोल्व हो जाता है। यानी जो सिल्वर क्लोराइड जो कि इनसॉल्यूबल होता है, वाइट पीपीटी होता है, ये अमोनिया के साथ में जब रिएक्शन करता है तो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बनता है अमोनिया के साथ में। तो आप यहाँ देख रहे हो AgNH3 2 Cl एक्वेस, यानी ये सॉल्यूबल होता है पानी के अंदर। तो हम इस तरह से कॉपर और सिल्वर इनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं वापस से याद दिलाना चाहूँगा कि अमोनिया यानी नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट सब्सिक्वेंट मेंबर्स हैं उसी ग्रुप के, उनके हाइड्राइड्स, तो जैसे फॉस्फिन है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, या यूँ कह दो कि मेल्टिंग पॉइंट। रीज़न क्या है उसका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि नाइट्रोजन के टोटल 6 तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं, यानी +1 ऑक्सीडेशन नंबर से लेकर के +5 ऑक्सीडेशन नंबर तक। ये ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं हम देखते हैं। देखो ये जो सेकंड कॉलम है ना फार्मूला, और थर्ड कॉलम, इनके अंदर देखना N2O +1 ऑक्सीडेशन वाला है जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। NO +2 वाला है, N2O3 +3 वाला है। NO2 एंड N2O4 ये दोनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, और N2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। ठीक है, अब इनके नाम भी, जो फर्स्ट वाला ऑक्साइड है जिसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड भी बोलते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, ये लाफिंग गैस के नाम से भी जानी जाती है गैस। सेकंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO, और थर्ड वाला डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड या नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। फिर फोर्थ वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और लास्ट वाला है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब इनको बनाने के मेथड, ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं आप लोगों को याद करनी है। फर्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हो N2O बनाने के लिए मेथड है NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो N2O बनता है। थोड़ी देर पहले हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते हैं तब क्या बनता है, याद आया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया तो मैं बता दूं, नाइट्रोजन गैस बनाने के मेथड्स पढ़े थे, उसके अंदर ये रिएक्शन पढ़ी थी NH4NO2 यानी अमोनियम नाइट्राइट। मैं बताता हूँ, ये देखिए ये वाली जो रिएक्शन है जिसमें NH4NO2 इसको हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है। अगर हम यहाँ पर NH4NO2 के बजाय NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट ले लेते हैं तो एक ऑक्सीजन और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो वो N2O यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग इस वाली रिएक्शन के अंदर देख रहे हो जिसमें अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड हमको
नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस हमको मिलती है। फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, इसको हम बना सकते हैं सोडियम नाइट्राइट, उसको फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके, और साथ में बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगे जिसमें फेरिक सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ये बनेंगे। फिर थर्ड वाला जो ऑक्साइड है N2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बनाने के लिए NO और N2O4 इन दोनों को कम टेम्परेचर पे यानी 250 केल्विन के आसपास जब हम मिक्स करके ट्रीट करते हैं तो N2O3 बनता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी, थर्मल डिकम्पोजिशन वाली, उसके अंदर एक रिएक्शन ये पढ़ी थी। लेड नाइट्रेट को जब हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ब्राउन कलर की गैस बनती है NO2। ये बात ध्यान में रखना कि ये जो NO2 है ये ब्राउन कलर की गैस होती है। साथ में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में लेड का ऑक्साइड बनता है। बच्चों ऑक्सीजन गैस भी साथ में बनती है लेकिन यहाँ पर बता नहीं रखी है। फिर N2O4 बनाना है तो NO2 से ही N2O4 बन सकता है। पिछले साल थर्मोडायनेमिक वाली रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था, याद आया होगा आप लोगों को। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस ब्राउन कलर की होती है, उसको दो अलग अलग कंटेनर में हम लेते हैं। पहले वाले कंटेनर का टेम्परेचर कम करते हैं तो कलर की इंटेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पर NO2 का डाइमराइजेशन होता है, N2O4 बनता है। लेकिन सेकंड कंटेनर का टेम्परेचर हाई करते हैं तो कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि उसमें पहले से अवेलेबल N2O4 है, वो डिकम्पोज होकर के NO2 बनाता है जो कलर की इंटेंसिटी बढ़ा देता है। इसी तरह से N2O5 जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, नाइट्रिक एसिड को फॉस्फोरस का ऑक्साइड, एक्चुअल में ये जो P4O10 है ये फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड का डाइमर है यानी P2O5 का डाइमर। तो उसके साथ में जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बनता है। अब बात आती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से उनके स्ट्रक्चर के बारे में। आप लोगों को पता है कि ये अभी इस साल हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं हैं स्ट्रक्चर्स, लेकिन फिर भी ज़रा नज़र घुमा लीजिए ताकि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में ये आपके लिए हेल्पफुल हो सके। एक बात और मैंने बताई थी कि नाइट्रोजन अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं इसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जैसे N2O5 है, लगता ऐसा है कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता होगा, लेकिन आप देख रहे हो नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड ही बनाता है। N2O5 कैसे बनता है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सब हेडिंग आ रहा है नाइट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला आपको पता है HNO3 होता है, लेकिन नाइट्रोजन के और भी ऑक्सो एसिड्स हैं जैसे कि हाइपोनाइट्रस एसिड, आपको दिख रहा है यहाँ फॉर्मूला इसका H2N2O2, एंड नाइट्रस एसिड HNO2 ना। अब नाइट्रिक एसिड है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए? लेबोरेटरी के अंदर तो बहुत सिंपल मेथड है। सोडियम सोल्ट नाइट्रेट वाला आप ले लीजिए, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट कीजिए तो HNO3 बन जाएगा। लेकिन लार्ज स्केल पर बनाना है तो ओसवाल्ड प्रोसेस यूज़ किया जाता है। ओसवाल्ड प्रोसेस में क्या करते हैं कि पहले अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया जाता है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर अमोनिया और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है। प्लेटिनम और रोडियम गैज कैटालिस्ट 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार प्रेशर पर, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। फिर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करके, तो NO2 बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये NO2 पानी के साथ में ट्रीट की जाती है जिससे नाइट्रिक एसिड बनता है। अच्छा, साथ में प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है, तो इसको रिसाइकिल कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं ओसवाल्ड प्रोसेस से हाई टेम्परेचर पर। फिर उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, नाइट्रिक एसिड हाई डेंसिटी वाला एक लिक्विड है, 1.504 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यानी पानी के कंपैरिजन में ये लगभग 1.5 गुना भारी होता है।
और एक्वस सॉल्यूशन आप उसको जब कंसनट्रेटेड करते हो ना, तो 68% तक ही ये कंसनट्रेटेड हो पाता है, उसके बाद नहीं हो पाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। अगर 100% प्योरीफाई करना है तो हमको फिर दूसरी एडवांस टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो नाइट्रिक एसिड है उसकी स्ट्रक्चर प्लानर होती है, 11th में भी हमने इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ा था। पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, आपको पता है H3O पॉजिटिव और नाइट्रेट आयंस बनाता है। नाइट्रेट आयन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, तो जो स्पीशीज़ इसके कांटेक्ट में आती है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि जिंक और कॉपर मेटल्स जब इसके अंदर ऐड की जाती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होती है, बल्कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज़ होते हैं। अब वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, यहाँ 4 रिएक्शन दी हुई है, इन चारों रिएक्शंस पर आप लोग ध्यान देना। देखो, शुरू की जो 2 रिएक्शंस हैं कॉपर वाली नाइट्रिक एसिड के साथ में, बाद की 2 रिएक्शंस हैं वो जिंक वाली नाइट्रिक एसिड के साथ में। पहली 2 रिएक्शन पर ध्यान दो, रेस्पेक्टिवली कॉपर की रिएक्शंस हैं डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में। कॉपर के नाइट्रेट बनेंगे, लेकिन डाइल्यूट एसिड लेते हैं तो हमको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में, और जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो NO2 हमको मिलता है। इसी तरह से जिंक वाली रिएक्शंस को आप देखिए, उनके अंदर जिंक के नाइट्रेट तो बनेंगे ही, डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो जिंक के केस में N2O नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस बनती है, जबकि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में और हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसको याद रखने का एक और बढ़िया तरीका है कि अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो दोनों केस में देखो करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट सॉल्ट्स तो बनते ही हैं, लेकिन गैस की हम बात करें तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो NO2 दोनों ही केस में बनती है। ठीक है, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर डाइल्यूट एसिड लेते हैं तो कॉपर वाले केस में NO बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जबकि जिंक वाले केस में N2O बनता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना आप लोग। अब हम नाइट्रिक एसिड की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर को ध्यान में रखते हुए कुछ रिएक्शंस देखते हैं। इन रिएक्शंस में सबसे पहले तो हम देखें जैसे जो नॉन मेटल्स होती हैं वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं नाइट्रिक एसिड के साथ में। करस्पॉन्डिंग एसिड बनते हैं, जैसे यहाँ आयोडीन है तो नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रो आयोडिक एसिड बनाता है। कार्बन है तो वो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो डीकम्पोज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। सल्फ़र कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, और फास्फोरस कन्वर्ट हो जाता है H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या इसको फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है ब्राउन रिंग टेस्ट। आप फैमिलियर हैं ये ब्राउन रिंग टेस्ट से, और आपको पता है कि जो नाइट्रेट आयंस हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट लेबोरेटरी के अंदर यूज़ किया जाता है। हम लोगों ने भी ये टेस्ट करके देखे हुए हैं, आप लोगों को याद आया होगा। इस टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है कि जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर नाइट्रेट आयंस हैं उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड यानी ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट के साथ में मिक्स किया जाता है, और टेस्ट ट्यूब की दीवार के साथ में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा मिक्स किया जाता है। तो जहाँ जंक्शन होता है वहाँ पर ब्राउन कलर की रिंग बनती है, तो ये नाइट्रेट आयन के प्रेजेंस को इंडिकेट करती है। अब इसमें रिएक्शन कैसे होती है, रिंग क्यों बनती है, वो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। जो नाइट्रेट आयन्स होते हैं आपको पता है कि ये नाइट्रेट आयन जो फेरस आयन हैं उनके साथ में रिएक्शन करते हैं। नाइट्रेट इस ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से जो फेरस है उसको फेरिक आयन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है, और बचा हुआ जो उसके अंदर फेरस आयन का सॉल्यूशन है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स जब नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो इसमें ये नया कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के साथ में। ये ब्राउन कलर का होता है, तो वो ब्राउन रिंग इस वजह से बनती है। नेक्स्ट सब हेडिंग फॉस्फोरस।
अब इसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स दिए हुए हैं, तो ये हमारे लिए अभी यूज़फुल नहीं है क्योंकि ये सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। पर फिर भी ध्यान देना, वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ये इसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। साथ ही फॉस्फिन यानी PH3, इसकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ये भी हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं फॉस्फोरस के हैलाइड्स। अब फॉस्फोरस का पहले हम देखें ट्राईक्लोराइड, ठीक है, PCl3 इसका फार्मूला है। तो इसको बनाने का तरीका, जो फॉस्फोरस है उसको क्लोरीन के लेस अमाउंट के साथ में ट्रीट करते हैं तो PCl3 बनता है। ध्यान देना, अगर क्लोरीन का एक्सेस अमाउंट लोगे तो PCl5 बन जाएगा। इसी तरह से फॉस्फोरस को जब हम SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ में ट्रीट करते हैं तब भी PCl3 बनता है, साथ में बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब ये भी बात माइंड में रखना कि फॉस्फोरस की रिएक्शन अगर आप सल्फ्यूरिल क्लोराइड से करोगे यानी SO2Cl2 तो उसमें PCl5 बनेगा। ये आप आगे देखोगे रिएक्शंस। प्रॉपर्टीज़ में हम देखें, जो PCl3 है वाटर के साथ में ट्रीट करके फॉस्फोनिक एसिड बनाता है, H3PO3 या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बनाता है। आपको पता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4 है और फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला H3PO3 है, और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी रिलीज़ होती है। फिर हम देखें एसिटिक एसिड के साथ में CH3COCl इथेनॉल क्लोराइड बनाता है, जिसको एसिटाइल क्लोराइड भी बोला जाता है। इथेनॉल यानी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करके इथाइल क्लोराइड बनाता है, और दोनों ही केस में H3PO4 बाय प्रोडक्ट की फॉर्म H3PO3 बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। फिर हम देखते हैं, अच्छा इसकी जो स्ट्रक्चर है PCl3 की पिरामिडल स्ट्रक्चर है। पहले भी बताया था जैसे अमोनिया की स्ट्रक्चर होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं, बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर है, और हाइब्रिडेशन भी सेम है। एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। PCl5 उसको भी बनाने के तरीके, जो फॉस्फोरस है उसको हाई अमाउंट क्लोरीन के साथ में और सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके बना सकते हैं। फिर आगे उसकी जो रिएक्शंस हैं PCl5 की वाटर के साथ में HCl गैस बनाता है और POCl3 बनाता है। फर्दर वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाता है। फिर PCl5 डिकम्पोज होता है हाई टेम्परेचर पे PCl3 एंड Cl2 बनाता है। और PCl5 की स्ट्रक्चर लास्ट ईयर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, अब ये जो चीज़ें हैं फॉस्फोरस और ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस और ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुकी हैं, तो इस साल इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 एलिमेंट्स, जिनको हम चैल्कोजन भी बोलते हैं। और चैल्कोजन आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, हैलोजन चैल्कोजन। हैलोजन होता है 17 ग्रुप और चैल्कोजन होता है ग्रुप 16। इसके अंदर ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम आ जाते हैं। अकरेंस आप देखिए, अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है और सेकंड नंबर पर सिलिकॉन बाय मास। अच्छा, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर तो ऑक्सीजन की फॉर्म में है ही, गैस की फॉर्म में, और मिनरल्स में भी ये सल्फेट है, नाइट्रेट है और बहुत सारे सॉल्ट्स की फॉर्म में भी मिलती है। सल्फ़र भी इसी ग्रुप का मेंबर है, तो ये सल्फ़र भी प्योर फॉर्म में मिलता ही है, और साथ में कंपाउंड फॉर्म में भी मिलता है जिसमें सल्फेट्स हैं, सल्फाइड्स हैं, थायोसल्फेट्स हैं, ये इसके अंदर आ जाते हैं। और कई सारे जैसे सल्फाइड और भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, गैलेना है, PbS है, जिंक ब्लेंड है, जिंक सल्फाइड है, और कॉपर पायराइट्स है, CuFeS2 है, ये सारे सल्फ़र के मिनरल्स हैं। अच्छा, सेलेनियम और टेल्यूरियम भी मिलते हैं रेस्पेक्टिवली, सेलेनाइड और टेल्यूराइड की फॉर्म में, ज़्यादातर सल्फाइड और के साथ में मिलते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी कम होती है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 है, तो ऑक्सीजन का आप बता सकते हो 2s2 2p4 और सल्फ़र का 3s2 3p4, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो।
एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते जाओगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होती जाती है। और आयनिक रेडियाई की बात करें तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो एलिमेंट है वो कैटायन बनाता है या एनायन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर एनायन बनाता है तो रेडियाई पेरेंट एटम से बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर वो कैटायन बनाता है तो पेरेंट एटम से छोटी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं यानी ग्रुप 16 के मेंबर्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है सबसिक्वेंट रो के अंदर जो पहले वाले यानी ग्रुप 15 के मेंबर्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। उसका रीज़न क्या है? जैसे नाइट्रोजन फैमिली है तो उसमें नाइट्रोजन में P3 कन्फिग्रेशन होता है, जबकि ऑक्सीजन के अंदर P4 कन्फिग्रेशन होता है। तो P3 स्टेबल है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं P सब शेल में, तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है वो, तो हाफ फील्ड वाली स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जो P4 कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन का है वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव किया जा सकता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। और एक ही एलिमेंट के लिए आप आगे मूव करते जाओगे तो सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी रेस्पेक्टिवली इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, और पर्टिकुलर ग्रुप 16 के अंदर जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे मूव करोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाएगी। रीज़न क्या है? साइज़ बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती जाएगी और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें हम बात करें, पहले हम समझें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। बाहर से किसी एटम के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो इसमें हम अगर यूँ देखें, आप पहले अभी ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, बाकी वाले केसेस को आप देखिए, तो इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होता है, साइज़ बढ़ती जाती है, तो रिलीज़ होने वाली एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज़ होता जाता है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑक्सीजन के लिए ये अमाउंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। उसका रीज़न क्या है? ऑक्सीजन की साइज़ छोटी है, कॉम्पैक्ट नेचर होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उसकी वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, तो एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा एनर्जी का अमाउंट खर्च हो जाता है। इसी वजह से जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतनी एनर्जी उसमें से रिलीज़ नहीं हो पाती है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो और सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन आता है। फिर उसके बाद में नाइट्रोजन और दूसरे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ग्रुप के अंदर हम कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन से जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करते जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हम समझें, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी या जो नेचर है उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आप इनके नोट्स बनाइएगा और मुझे सेंड कीजिएगा। थैंक यू।